गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रियांशु मिश्रा और स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में। जैसा कि हम पिछले 3 लेक्चर्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। टॉपिक सब्जेक्ट चल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और टॉपिक चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में हमने आपको ऑलरेडी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, फटीग और टफनेस जैसी प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बाकी बची प्रॉपर्टीज के बारे में आज से हम कंटिन्यू करेंगे। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना है, इसके बाद हमारा अगला चैप्टर या अगली यूनिट स्टार्ट होगी। तो अब जहां तक हमने आपको बताया था उनमें से जो सबसे लास्ट टॉपिक था वो टफनेस, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। टफनेस क्या होता है? टफनेस होता है कि किसी भी मटेरियल का जो इंपैक्ट लोड रजिस्ट करने की या रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, या कोई भी ऐसा मटेरियल जो इंपैक्ट लोड की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको स्टोर कर लेता है, उसको उस मटेरियल की हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे? टफनेस बोलेंगे या कठोरता बोलेंगे। ठीक, उदाहरण के तौर पे हमने आपको कुछ एक उदाहरण भी दिए थे कि जैसे कि अगर कोई एक पर्सन है, अगर उसकी एक लिमिट है, अगर हमने उसको एक हाथ मारा और मारने के बाद भी वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के पश्चात उसमें किसी तरीके की कोई फेलियर नहीं आई, वो किसी तरीके से फेल नहीं हुआ, वो फ्रैक्चर डेवलप नहीं हुआ और उसने हमारे मारे गए कंटाप की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको बर्दाश्त कर लिया। ठीक है, तो उसको इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे टफनेस, यानी वो टफ है। ठीक, तो जैसा कि हमने कहा था कि कोई भी ऐसा मटेरियल अप टू फ्रैक्चर, बिना फ्रैक्चर हुए इंपैक्ट लोड की वजह से या फिर किसी भी रैंडम लोड की वजह से उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है, उसको एब्जॉर्ब कर जाए, उसको बर्दाश्त कर ले जाए, उसको हम बोलेंगे टफनेस। उदाहरण के लिए आपको हमने डिफाइन भी किया था टफनेस को इस तरीके से कि टफनेस क्या होता है। मैलिबिलिटी एक्सप्लेन कर टफनेस हमने कहा था टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच इनेबल्स इट टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। वही चीज हो गई कि किसी भी मटेरियल की बिना फ्रैक्चर हुए एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम जो बोलते हैं टफनेस। ठीक, और फिर दूसरा पॉइंट हमने ये भी बताया था कि ये किसी भी मटेरियल की या किसी भी कंपोनेंट की जो होती है एक बहुत डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है, और किस केस में? जब उस पर साइक्लिक लोडिंग आ रही हो या फिर उस पर क्या कहते हैं किसी भी तरीके की इंपैक्ट लोडिंग आ रही हो। साइक्लिक लोडिंग हमने आपको क्या बताया कि एक साइकिल में लोड लग रहा है कि एक बार लोड अप्लाई किया, फिर दोबारा लोड अप्लाई किया, फिर तिबारा लोड अप्लाई किया, या फिर इंपैक्ट लोड या सडन लोड आ रहा हो उस केस में। तो वही चीज लिखी हुई है कि दिस प्रॉपर्टी इज वेरी डिजायरेबल इन कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू साइक्लिक और शॉक लोडिंग। शॉक लोडिंग को भी या फिर इंपैक्ट लोडिंग हम कह सकते हैं। ठीक है, और हमने कहा ये भी बताया था कि जो भी टफनेस जो ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इसको हम मेजर करते हैं किस केस में, किस तरीके से मेजर करते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। यानी कि किसी भी मटेरियल को की टफनेस कैसे मेजर करेंगे कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बियरेबल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो कि किसी 4 मीटर क्यूब किसी भी मटेरियल का वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब, तो और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए मतलब जो टफ कैसे मेजर करेंगे कि हमने उस पर इंपैक्ट लोडिंग लगाई 4 किलो न्यूटन की, तो एनर्जी जितनी भी हमको रिक्वायर्ड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उस 4 किलो न्यूटन लोड की, इंपैक्ट लोड की पर यूनिट वॉल्यूम में, इसमें हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने पढ़ लिया था टफनेस को। मैलिबिलिटी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। मैलिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीयता, जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया था कि किसी भी गन्ने को पेरते हैं तो हम जब गन्ना डालते हैं उसमें, तो गन्ने का जो वेस्ट मटेरियल होता है बाहर निकलता है, जूस आपका निकल के आ जाता है। वेस्ट में जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो चपट जाता है, यानी उसका अलोंग और अक्रॉस द डायमेंशन, यानी चारों तरफ हर डायरेक्शन में उसमें कुछ ना कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी उसमें फ्रैक्चर नहीं होता है, किसी भी तरीके की क्रैक्स नहीं डेवलप होती हैं, लेकिन उसमें जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है हर डायरेक्शन में होता है। इस तरीके के प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी या फिर आघात वर्धनीयता या फिर पिटवापन। अब हम आते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी है हमारी हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? हार्ड कहते हैं ना कि बहुत हार्ड है, ये चीज बहुत हार्ड है। तो हार्डनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हार्डनेस को हम हिंदी में बोलते हैं कड़ापन।
हिंदी में बोलते हैं कड़ापन। तो किसी भी मटेरियल का कड़ापन कैसे निर्धारित होता है? तो किसी भी कोई भी ऐसा मटेरियल जो इंडेंटेशन क्या है, बड़ा टफ वर्ड है, स्क्रैच समझो आप, स्क्रैच। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो स्क्रैच यानी खुरचने को रजिस्ट करता हो, या फिर अब्रेशन यानी अगर दो मटेरियल को टकराए जाए, अब्रेशन हो रहा हो, ठीक है, उसको अब्रेशन बोलते हैं, कि जो घिसते हैं, जैसे मटेरियल को एक मटेरियल दूसरे मटेरियल पे घिस रहा हो, तो घिसते वक्त उसमें किसी तरीके का फेलियर डेवलप ना हो, वो स्ट्रक्चर आपका फेल ना हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? हार्डनेस। कोई मटेरियल हार्ड कब होगा? कि उस पे हम स्क्रैच करें। मान लो कि ये पेन है और पेन से हमने कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल लिया और उस पे हम स्क्रैच करना चाहते हैं। मान लो ये मटेरियल है, ये बुक है कोई आपकी, इस बुक से इससे अगर हम स्क्रैच करें, नेल से स्क्रैच करें या फिर इससे स्क्रैच करें, तो इसको रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है या रजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं टफनेस, हार्डनेस या फिर कड़ापन। इसी तरीके से दो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स को अगर, या फिर दो सेम टाइप के मटेरियल्स जब एक दूसरे से घिसते हैं, अब्रेशन मतलब घिसना, तो एक दूसरे से जब घिसते हैं तो घिसने के दौरान उसमें किसी तरीके का अगर फेलियर डेवलप नहीं हो रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हार्डनेस। तो यही चीज इसमें इंग्लिश में लिखी गई है, हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये ऐसा गुण होता है मटेरियल का, टू रेजिस्ट इंडेंटेशन और सरफेस अब्रेशन। यानी कि इंडेंटेशन मतलब स्क्रैच करना, कि अगर हम उस पे स्क्रैच कर रहे हैं तो उस पे कोई भी साइन डेवलप नहीं होना चाहिए, और या फिर सरफेस अब्रेशन, जैसा कि आपने अगर बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा होगा तो बिल्डिंग मटेरियल में आपने पढ़ा होगा ब्रिक, ईंट। तो ईंटों में हम हार्डनेस चेक करने के लिए क्या करते थे? हम ये ईंटों में जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती थी कैसे डिसाइड करते थे? हम डिसाइड करने के लिए क्या करते थे कि उस पे नेल से वो करते थे, उससे क्या कहते हैं, इंडेंटेशन डालते थे, साइन डालते थे, स्क्रैच करते थे, उससे हम चेक करते थे कि वो मटेरियल आपका कितना हार्ड है, ठीक है। या फिर अब्रेशन करते हैं हम, तो कोई भी कुछ, या फिर हम जब स्टोन्स होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, तो स्टोन्स जो नदी के किनारे, जो नदियां होती हैं, वो नदियों के किनारे या फिर क्या कहते हैं आपके झीलों के किनारे जो स्टोन्स होते हैं, उनमें जो राउंड शेप डेवलप हो जाता है, गोलाकार आकृति किस लिए हो जाती है? क्योंकि अब्रेशन होता है, वो एक स्टोन दूसरे स्टोन को घिसता है। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है, और अगर घिसने के दौरान या स्क्रैच करने के दौरान मटेरियल में फेलियर डेवलप नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है? हार्डनेस। सिंस दीज रेजिस्टेंस आर नॉट नेसेसरली सिनोनिम्स, it is usual to base the estimation of the hardness of the material on resistance to indentation only। ठीक है, यानी ये जो आपके क्या कहते हैं, ये रेजिस्टेंस जो है, जो इंडेंटेशन और सरफेस अब्रेशन, ये सिनोनिम्स नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, लेकिन ये आपका किसी भी मटेरियल की हार्डनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल इंडेंटेशन को ही हम, यानी स्क्रैच को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि अगर किसी मटेरियल पर हम स्क्रैच कर रहे हैं, कोई साइन डालने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रैच हो जा रहा है, रजिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो कम हार्ड है। जितना मतलब वो डिपेंड करता है कि हार्डनेस उसकी कितनी होगी, ये तो डिपेंड करेगा स्क्रैच कितना हो जा रहा है, ठीक है। तो ना स्क्रैच होने की टेंडेंसी तो हमारी हो गई कि हाई हार्डनेस, और ऐसा ही जितना ज्यादा स्क्रैच होता रहेगा, जितना ज्यादा अब्रेशन होता रहेगा, उतनी ही वो कम हार्डनेस होती रहेगी, ठीक है। तो हार्डनेस ऐसी प्रॉपर्टी जो स्क्रैच या अब्रेशन को रजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डनेस या फिर कड़ापन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें लिखा है कि टेस्ट ऑन द हार्डनेस मे बी क्लासिफाइड इनटू स्क्रैच टेस्ट। हमने जैसा कि आपको बताया कि स्क्रैच टेस्ट करते हैं पहला, कि हम इसको स्क्रैच करते हैं। इंडेंटेशन टेस्ट, ये भी एक तरीके का स्क्रैच टेस्ट ही होता है। इंडेंटेशन टेस्ट जो होता है इसमें भी हम स्क्रैच करते हैं, और इसमें हम ये देखते हैं कि कितना mm या फिर कितना इसने इसको रजिस्ट किया, ठीक है। तो कोई भी हार्डनेस या कड़ापन क्या होता है? मटेरियल की स्क्रैच, इंडेंटेशन या फिर और अब्रेशन को रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी या जो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं उस मटेरियल की हार्डनेस या फिर कड़ापन, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी स्ट्रेंथ। किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ क्या होती है? रजिस्ट फ्रैक्चर अंडर लोड,
यानी कोई भी मैटर है, अगर हम उस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम शुरू में मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में और बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि कोई इस तरीके का आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम आपको बना के समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये स्ट्रेस डायग्राम स्ट्रेन डायग्राम होता है। यहां कहीं आपकी होती है क्या, यहां तक आपकी होती है प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर आती है इलास्टिक लिमिट, फिर आती है अपर यील्ड पॉइंट, फिर आता है लोअर यील्ड पॉइंट, ये होता है प्लास्टिक जोन, यहां से यहां तक होता है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, और यहां पे कहीं डेवलप हो रहा होता है फ्रैक्चर। तो कोई भी ऐसा मटेरियल, ऐसा ध्यान से देख लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी। तो ऐसे समझिएगा कि ए तक ये ओ है, एक्सिस इस तरीके से है, तो ओ ए जो रीजन है ये शो करता है, ओ ए रीजन क्या शो करता है, इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट, जहां पे हुक्स लॉ फॉलो होता है, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी प्रतिबल समानुपाती होता है किसके, विकृति के। ठीक है, तो ये ओ ए वाला रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शनल लिमिट कि यानी हम जितना उस पे स्ट्रेन लगाएंगे या जितना उस पे स्ट्रेस लगाएंगे उसमें उतना ही स्ट्रेन होगा, जितना ही प्रतिबल लगाएंगे उतना ही उसमें विकृति होगी, ये ओ ए रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके जस्ट बाद अगर हम ये वाला सेक्शन देखें ओ से बी तक का, तो ये जो सेक्शन होता है ओ से बी तक का, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मटेरियल को हम अगर उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपनी एक्चुअल डायमेंशन में उसके चेंज ना आए, यानी उसमें खींचे, यानी इलास्टिकली खींचे, और लेकिन वो एक्चुअल पोजीशन में फिर से वापस आ जाए, वो होती है इलास्टिक प्रॉपर्टी। उसके बाद सी होता है हमारा अपर यील्ड पॉइंट, जहां पे हम मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। यील्ड जो मटेरियल का यील्ड होता है उसके बाद उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर आपका फेल होने लगेगा, परमानेंटली उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन डेवलप होने लगेगा। ठीक है, सी फिर डी आता है लोअर यील्ड पॉइंट, ये होता है आपका प्लास्टिक रीजन। कहीं कहीं जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं तो आपका अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट नहीं होकर के सीधे इस तरीके से बनता है। तो इसमें अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट को शो नहीं करते हैं, जनरली इस तरीके से दिखा देते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो रीजन होता है आपका, ये होता है प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन का मतलब क्या हुआ कि यहां तक तो आपका जोन इलास्टिक था, मटेरियल जो था उसमें कोई भी तरीके का कोई डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। उस पर जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में फिर से वापस आ जा रहा था जैसे ही हम फोर्स को रिमूव कर रहे थे। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, जैसे ही इस पोजीशन को हम क्रॉस कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जा रहा है यहाँ के बाद। तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, यानी यहाँ पे मटेरियल जो है वो अपनी प्लास्टिसिटी बिहेवियर को शो कर रहा है, यानी प्लास्टिसिटी नेचर को चेंज कर रहा है, शो कर रहा है, या प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, और इसके बाद ये आता है आपका जी, यानी जी तक आता है यानी फ्रैक्चर। तो स्ट्रेंथ क्या कहता है, स्ट्रेंथ ये कहता है कि किसी भी मटेरियल की या किसी भी पदार्थ की जो फ्रैक्चर को रजिस्ट करने की जो क्षमता होती है, यानी उसके टूटने तक जो बल बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है, वो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम सामर्थ्य। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो फ्रैक्चर को रजिस्ट करता हो, फ्रैक्चर रजिस्ट करने की जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं उस मटेरियल की स्ट्रेंथ। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इनेबल्स इट टू रजिस्ट फ्रैक्चर अंडर लोड, यानी हम बल लगा रहे हैं लेकिन बल लगाने की वजह से उसमें फ्रैक्चर डेवलप नहीं हो रहा है और वो स्ट्रक्चर आपका फेल नहीं कर रहा है। तो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को, यानी या पदार्थ की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस गुण को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ या फिर सामर्थ्य। अगला पॉइंट कहता है द लोड रिक्वायर्ड टू कॉज फ्रैक्चर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन इज टर्म्ड एज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एंड एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने स्ट्रेस पढ़ा था,
तो हमने स्ट्रेस पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था कि स्ट्रेस में कि जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर डायमेंशन में या फिर किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल में, जब हम लोड अप्लाई कर रहे होते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम लोड अप्लाई कर रहे हैं उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स यानी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उस फोर्स और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो होता है वही स्ट्रेस कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है, स्ट्रेस या प्रतिबल। अब प्रतिबल को हमने एक तरीके से और डिफाइन किया था कि जब भी हम किसी भी चीज पे बल लगा रहे होते हैं तो उसमें विकृति उत्पन्न होने की चांसेस होते हैं, ठीक है, उसमें स्ट्रेन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो जो बल हम लगा रहे हैं उस बल को रजिस्ट करने के लिए जो फोर्स डेवलप हो रहा है मटेरियल के अंदर, यानी उस बल को काउंटर एक्ट करने के लिए उस बल के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है मटेरियल के अंदर, उस फोर्स को हम बोलते हैं स्ट्रेस या फिर प्रतिबल। ये क्यों होता है? ये होता है आपका मटेरियल की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से। क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूल्स परमाणु होते हैं उसमें छोटे छोटे अणु परमाणु होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स उनके पैकिंग शेप पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पैक्ड है। वो हार्ड मटेरियल है तो किस तरीके से उनमें शेप है, तो उसी अनुसार वो उतना ही फोर्स रजिस्ट करेगा। उदाहरण के लिए कि अगर मान लीजिए कि आप किसी स्टील पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो अलग होगा। उसके जस्ट अपोजिट अगर आप एल्यूमिनियम या कॉपर पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों की ही मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, ठीक है, उनके जो क्या कहते हैं गुण हैं जो अलग अलग हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर गुण हैं जो अलग अलग हैं। अब मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से या फिर पैकिंग कंडीशन या फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से उनमें जो रजिस्ट करने की फोर्स को रजिस्ट करने का नेचर है या फोर्स को रजिस्ट करने का जो क्षमता है वो डिफरेंट है। इस वजह से सबका प्रतिबल अलग अलग होगा। इसी तरीके से स्ट्रेंथ होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को, अगर किसी भी मटेरियल को का हमें स्ट्रेंथ पता करना है तो उस पे हम तब तक बल लगाएंगे जब तक कि वो फेल ना हो जाए, ठीक है, यानी उसमें फेलियर डेवलप ना हो जाए, यानी उसमें फ्रैक्चर ना आ जाए। और उस मटेरियल में जिस जगह पे फ्रैक्चर आ रहा है, जिस लोड पे फ्रैक्चर आ रहा है, अप टू लोड, यानी जितना लोड लगाने पे फ्रैक्चर आ जा रहा है उस लोड का उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो रेशियो होता है उस मटेरियल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी यूनिट आपकी स्वाभाविक सी बात है कि बल बटा क्रॉस सेक्शनल एरिया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगी। और यही यूनिट आपने देखा होगा कि स्ट्रेस की या प्रतिबल की यूनिट भी होती है, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल पे अप टू फ्रैक्चर लोड अप्लाई करने के बाद उस लोड का और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो होता है उस मटेरियल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। और इसकी सिंस द एबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इज टू रजिस्ट लोड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, द गवर्निंग क्राइटेरियन इज दैट एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर मस्ट एक्सीड द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। मतलब कि किसी भी मटेरियल की हमको पता है कि स्ट्रेंथ लोड गवर्निंग फेलियर तक आपका या फ्रैक्चर तक जो लोड रजिस्ट करने की कैपेसिटी होती है वही फ्रैक्चर कहलाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो गवर्निंग एक्चुअल स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी जो हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उससे हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। मान लो कि हम कोई स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, आप कोई स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप कोई मशीन बनाने जा रहे हैं। तो अब अगर आप मशीन बनाने जा रहे हैं या फिर आप सिविल इंजीनियर हैं, स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, तो आपका सबसे पहला वो ये होना चाहिए कि स्ट्रक्चर जो है हमारा फेल नहीं होना चाहिए या फिर हमारा फ्रैक्चर टूटना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। आप सिविल इंजीनियर हैं तो चाहेंगे नहीं कि आप जो बीम बनाए, कॉलम बनाए, घर बनाए वो गिरे ना। और आप जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि गाड़ी चल रही हो और अचानक से गाड़ी में कोई ना कोई फेलियर डेवलप आ जाए या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप या फिर बना रहे हैं तो फेल आ जाए उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी की वजह से। इसीलिए जब कभी भी हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं तो हमेशा हम कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं। और उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को जब हम लेकर चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मटेरियल की एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। यानी अगर हमको मान लो कि 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की स्ट्रेंथ की जरूरत है तो हमेशा हम जो मटेरियल वाला ऐसा यूज करेंगे जिसकी स्ट्रेंथ कम से कम 7, 8, 9
या फिर 5 से कुछ भी ज्यादा हो उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमेशा ही ये हमेशा आपका गवर्निंग क्राइटेरिया होता है किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को लेने का। किसी भी मटेरियल को ले रहे हैं, चाहे हम सिविल इंजीनियर हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसी के साथ आपके अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, ये भी सॉरी यहां तक आपकी प्रॉपर्टीज आपकी एंड हो गई। अब हम आपको बात करेंगे कि कुछ आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको बताएं कि चलिए अब हम यहां से आपको कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता देते हैं जो प्रॉपर्टीज आपने देखी नहीं होंगी, जिसके बारे में हमारी स्लाइड में लिखा नहीं हुआ है। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है आपकी क्रीप। हमने आपको शुरू में जब पढ़ा रहा था, मैंने जब टॉपिक स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज के बारे में बताना, तो हमने आपको बताया था कि ये तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपकी फिक्स प्रॉपर्टीज हैं, जो होती ही हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज मैं मेंशन करना भूल गया था अपनी स्लाइड में, तो वह उन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको आगे बता देता हूं। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की क्रीप, इसको क्रीप ही कहते हैं जनरली, क्रीप। क्रीप क्या होती है कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो आपकी अप टू इलास्टिक लिमिट के बाद सस्टेन्ड लोड की वजह से उसमें जो भी आपका फ्रैक्चर, जो भी फेलियर या डिफॉर्मेशन आ रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्रीप। क्रीप क्या बोलेंगे कि इलास्टिक लिमिट तक, किसी भी मटेरियल की इलास्टिक लिमिट तक। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि क्रीप ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि मान लो कि कोई घर बना, या फिर आपने क्या कहते हैं कोई घर बनाया, तो वहां के ऊपर आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है, जो बीम बने हैं, जो कॉलम बने हैं, ठीक है, जो बीम बने हैं। अब एक फ्लोर बनाया, एक फ्लोर के ऊपर आपने दूसरा फ्लोर बनाया, तो जो पहला फ्लोर है या फिर जो बीम है, तो बीम का खुद का लोड तो कुछ ना कुछ होता है, वो परमानेंट लोड है, ठीक है। तो कुछ समय के पश्चात होता क्या है कि उस बीम में बिना किसी बल लगाए भी खुद डिफॉर्मेशन होने लगता है, वो बीम खुद ना खुद झुकने लगती है, जबकि उसके ऊपर और कोई लोड नहीं आ रहा है। या फिर हम स्लैब की बात करते हैं, यानी जो छत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं कि लिंटर पड़ रहा है, लिंटल की बात करते हैं, या फिर हम बीम की बात कर रहे हैं, या कॉलम की बात कर रहे हैं, कोई भी शेप हो। या फिर आपने ऐसा समझो कि अगर आपने घर की छत पे परमानेंटली हमेशा के लिए एक मेज रख दी, तो उस मेज की वजह से, परमानेंट रखा होने की वजह से, उस पे कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन डेवलप होगा समय के साथ। यानी जैसे जैसे समय बीतेगा, 4 साल, 6 साल, 10 साल, लंबे समय के दौरान उसमें कुछ ना कुछ उस परमानेंट लोड की वजह से, परमानेंट लाइव लोड या फिर जो डेड लोड है उसकी वजह से जो इसमें डिफॉर्मेशन डेवलप होता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्रीप। ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग अप टू सर्टेन पीरियड, मतलब कुछ समय के तक अगर हमने उस पे डेड लोड या लाइव लोड परमानेंटली रखा है, तो उसको हम बोलेंगे क्रीप। क्रीप क्या होता है, हमने बताया कि अप टू इलास्टिक लिमिट तक। हमने क्या, इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि उस पे लोड लगाते हैं, लोड लगाने के बाद लोड को हटाते हैं, लेकिन वह पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाता है, उस पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये क्या है, हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी जो लिमिट है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है, प्रत्यास्थ सीमा, ठीक है। तो लेकिन प्रत्यास्थ सीमा तक ही अगर उस पे लोड लंबे समय तक लगा रह गया, ठीक है, कोई भी हमने लोड लगाया, हमें पता है कि हमने कोई भी मटेरियल है, रबर को हमने खींचा तो है, हमने छोड़ दिया, तुरंत छोड़ दिया, कुछ देर बाद छोड़ दिया, तो वो अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाता है। ये इसकी प्रत्यास्थ सीमा तक था,
ठीक है, वो प्रत्यास्थता कहलाई, ये गुण प्रत्यास्थता हुई। लेकिन वो मटेरियल जो है, वही मटेरियल हमने लोड बढ़ाया नहीं, हमने उतना ही लोड लगाया, लेकिन काफी लंबे समय तक लगाए रह गए हम। यानी मान के चलो कि 2 साल 5 दिन 10 दिन तक हमने वो लोड कंटिन्यू रखा, हमने लोड रिमूव ही नहीं किया, मतलब लोड हटाया ही नहीं, हमने उसको हम उसको खींचे रह गए। तो अब चूंकि भले ही हमने लोड उतना ही लगाया था, वही लोड हमने पहले लगाया था और तुरंत हटा दिया था, तो वो अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ गया था। वही लोड हमने काफी समय तक लगाए रखा, तो उसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो ही जाता है, कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें विकृति आ जाएगी। और प्रॉपर्टी, इसी गुण को, मटेरियल के, पदार्थ के इसी गुण को हम बोलते हैं क्रीप। ठीक, ऐसे समझिए कि परमानेंट लाइव लोड, ठीक है, जो हमारा लाइव लोड परमानेंटली आ रहा है या फिर जो डेड लोड आ रहा है, उसकी वजह से एक समय के दौरान, एक समय के पश्चात मटेरियल की में जो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे क्रीप। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। हमने आपको डक्टिलिटी बता रखा है। ठीक है, अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आती है फटीग। अगली प्रॉपर्टी आती है फटीग। इसकी हिंदी मीनिंग हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हम आगे आपको बता देंगे, अगली लेक्चर में बता देंगे। फटीग, फटीग एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जब किसी भी मटेरियल पे हम साइक्लिक लोड लगा रहे हो। साइक्लिक का मतलब क्या है? साइकिल का क्या मतलब होता है भाई? साइकिल का मतलब होता है कि एक बार घूमता है, फिर घूम के फिर वहीं आता है, साइकिल चल रही होती है ना। कि मतलब कि अगर कोई मटेरियल है, हमने उस पर ऐसा लोड लगाया, यहां तक लोड लगाया, छोड़ दिया, मटेरियल अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां तक आया, फिर हमने एक लोड उस पर लगा दिया, फिर हमने उस पर लोड लगा दिया, फिर हमने उस पर लोड लगाते गए, ऐसे 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 हम लोड लगाते गए, बढ़ाते गए, घटाते गए, कुछ भी करते गए। ठीक है, तो मटेरियल की ये प्रॉपर्टी जिसपे हम साइक्लिक लोड लगाने की वजह से अप टू फेलियर जो रजिस्ट करने, साइक्लिक लोड रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, या फिर जो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं फटीग। समझ गए? फटीग क्या हुआ कि अप टू फेलियर जो साइक्लिक लोड बियर अप करने की कैपेसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं फटीग। क्या होता है कि हमने लोड लगाया, बताया आपको, फिर लोड लगाया, फिर लगाया, फिर लगाया, फिर लगाया, तो इससे क्या होता है कि मटेरियल की जो यील्ड स्ट्रेंथ है, जो मटेरियल की उच्च सामर्थ्य है, आपकी उच्चतम सामर्थ्य है, यील्ड को उच्चतम बोलते होंगे, तो वो जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान घटने लगती है, घटते घटते अप टू फेलियर फेल हो जाता है मटेरियल। ठीक है, हर मटेरियल की अपनी एक सीमा होती है फटीग को भी रजिस्ट करने की। उस सीमा को बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। क्या बोलते हैं? एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, तो जैसे कि इलास्टिक लिमिट थी, इलास्टिक लिमिट क्या होती थी कि इलास्टिसिटी को रजिस्ट करने की एक लिमिट थी, कि इलास्टिक किसी भी मटेरियल को इलास्टिक कंडीशन में वापस आने की जो कंडीशन थी, लिमिट थी, उसको हम इलास्टिक लिमिट बोल रहे थे। वैसे ही फटीग के केस में जो लिमिट होती है, उसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, तो फटीग क्या होता है? साइक्लिक लोड। फटीग क्या होता है आपका? साइक्लिक लोड को रजिस्ट करने की कैपेसिटी, रजिस्टेंस कैपेसिटी, किसी भी मटेरियल की साइक्लिक लोड, चक्राकार रोग भी कह सकते, बल कह सकते हैं इसको। ठीक है, कि अगर हम कोई भी मटेरियल पे साइक्लिक लोड अप्लाई कर रहे हैं और बार बार लोड अप्लाई कर रहे हैं, एक बार अप्लाई किया, फिर उतना ही लोड अप्लाई किया, फिर उतना ही लोड अप्लाई किया, फिर उतना ही लोड अप्लाई किया, तो यानी साइक्लिक लोड को रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है, दैट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज फटीग। इसके बाद आपकी एक प्रॉपर्टी आती है रेजिलियंस। आपकी एक प्रॉपर्टी आती है रेजिलियंस। आपने पढ़ लिया टफनेस। टफनेस में क्या था? टफनेस यानी जो आपका, टफनेस का मतलब क्या था? कड़ापन, है ना? सॉरी, कठोरपन था ना? कठोरपन था। टफनेस का मतलब था कठोरपन। तो टफनेस जो था, उसमें क्या होता था कि टफनेस में मटेरियल पे अप टू फ्रैक्चर जो हम लोड अप्लाई करते थे, ठीक है, तो उसको हम बोलते थे टफनेस, यानी इंपैक्ट लोड को रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी थी, यानी इंपैक्ट लोड को की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, उसको रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी या जो क्षमता थी, कि यानी हम मान लो कि हमने आपको बताया था टफनेस में कि किसी भी मटेरियल पे हम अचानक से लोड अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है और उसमें किसी भी तरीके का कोई फ्रैक्चर डेवलप नहीं हो रहा है। तो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे थे? टफनेस। उसी के जस्ट अपोजिट
ये है आपकी इलास्टिक लिमिट यहां तक, और ये प्लास्टिक सेक्शन, और ये है आपका फ्रैक्चर। तो यहां तक जो लोड रजिस्ट करने की, यानी लोड की वजह से जो एनर्जी डेवलप हो रही है उसको एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी थी वो टफनेस कहलाती थी। लेकिन इलास्टिक लिमिट तक, प्रत्यास्थ सीमा तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है किसी भी मटेरियल की, उसको हम बोलते हैं क्या? रेजिलियंस। क्या बोलते हैं? रेजिलियंस। और यहां तक के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यहां तक के एरिया पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। सबकी आपको मैं हिंदी मीनिंग बता दूंगा, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, आप मात्र समझिए चीजों को, इंग्लिश में समझिए, मैं हिंदी मीनिंग आपको सबकी एक्सप्लेन कर दूंगा कि रेजिलियंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपका फटीग को हिंदी में क्या बोलते हैं। इस चीज को फिलहाल के लिए समझिए कि इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहां तक होता है? अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक सीमा तक, प्रत्यास्थ सीमा तक लोड लगाने के पश्चात उसकी ऊर्जा को सहने की क्षमता जो कहलाती है वो रेजिलियंस कहलाती है। फ्रैक्चर लिमिट तक, यहां तक इंपैक्ट लोड लगाने के बाद उसकी ऊर्जा को सहने की क्षमता को बिना फ्रैक्चर हुए, उसमें हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टफनेस। क्या बोलते हैं? टफनेस। रेजिलियंस फिर से समझिए, रेजिलियंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच up to elastic limit material can absorb energy after applying any type of load without deforming plastically, यानी उसमें किसी भी तरीके का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे समझिए इस चीज को। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ये हो गया रेजिलियंस। तो अभी तक हमने आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई हैं उन प्रॉपर्टीज का हम फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं, और उसके बाद आज का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करके हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर से आप निश्चिंत रहिएगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जितने भी टर्म्स हैं उनको एक बार एक्सप्लेन करेंगे, उनका आपको शब्दार्थ बताएंगे, उनको एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, एज अ रिवीजन होगा पहले चैप्टर का, फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। तो पहला क्या था? इलास्टिसिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी में क्या था कि किसी भी मटेरियल को एक लिमिट तक खींचने के पश्चात उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाता है। पदार्थ के इस गुण को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता या फिर इलास्टिसिटी। दूसरी थी आपकी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिकता। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी इलास्टिसिटी हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया। प्लास्टिसिटी के बाद मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बताया था। प्लास्टिसिटी के बाद हमने आपको होमोजेनिटी और आइसोट्रॉपी बताया था। और उसके बाद अगला टॉपिक है आपका टफनेस। टफनेस को हम बोलते हैं कठोरपन। फिर अगली प्रॉपर्टी थी आपकी मैलिएबिलिटी। इसको बोलते हैं आघातवर्धनीयता। फिर अगली प्रॉपर्टी है आपकी मैलिएबिलिटी के बाद स्ट्रेंथ। जिसको बोलते हैं सामर्थ्य। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी आपकी है स्ट्रेंथ के बाद हमने बताया क्रीप। ठीक, कुछ छूट रहा है क्या? कुछ छूट रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं छूट रहा। फिर अगला टॉपिक है, अगली प्रॉपर्टी थी क्रीप के बाद रेजिलियंस। अगली रेजिलियंस के बाद हमने आपको यहीं तक बताया। ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टीज के बारे में हम, हाँ एक प्रॉपर्टी आपकी रह गई, डक्टिलिटी, जिसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी, जिसको हम बोलते हैं तन्यता।
और एक प्रॉपर्टी और रह गई है, मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूं, टेनेसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या थी मटेरियल की कि किसी भी मटेरियल को एक फोर्स, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने के बाद, तनाव बल लगाने के पश्चात, एक सीमा तक लगाने के पश्चात जब हम उसको छोड़ते हैं तो अपनी वास्तविक स्थिति में वह वापस आ जाता है। पदार्थ के इस गुण को बोलते हैं हम प्रत्यास्थता। प्लास्टिसिटी क्या था कि उस सीमा के, जो प्रत्यास्थ सीमा थी, उसके पश्चात जब हम किसी भी पदार्थ पे बल लगाते हैं और उसके बाद जब हम उसको छोड़ते हैं तो वह अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं वापस आता, उसमें कुछ ना कुछ विकृति आ जाती है, पदार्थ की परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। पदार्थ के इस गुण को हम बोलते हैं प्लास्टिकता। तीसरा था टफनेस। अप टू फ्रैक्चर, यानी फ्रैक्चर तक पदार्थ के द्वारा किसी भी पदार्थ पर इंपैक्ट लोड लगाने की वजह से, ठीक है, इंपैक्ट लोड लगाने की वजह से एनर्जी रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी या जो क्षमता होती है, जो ऊर्जा बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है बिना फ्रैक्चर हुए, उसको हम बोलते हैं टफनेस या कठोरपन। चौथा था मैलिएबिलिटी, जिसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता। किसी भी मटेरियल पे जब हम इंपैक्ट लोड या फिर कांस्टेंट लोड अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से उसके सारी विमाओं में जो परिवर्तन होता है, सारे डायमेंशंस में जो चेंज होता है हर तरफ की, और वो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। उदाहरण के तौर पे हमने गन्ने के जूस बनाने वाली मशीन का उदाहरण आपको दिया था। आघात वर्धनीयता, इसमें भी कोई भी क्रैक डेवलप नहीं होता है, कोई भी फेलियर नहीं आता है। स्ट्रेंथ, सामर्थ्य, किसी भी मटेरियल को अप टू फ्रैक्चर जो लोड रजिस्ट करने की कैपेसिटी है वो उसकी सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, अप टू फ्रैक्चर यानी फ्रैक्चर आ रहा, फ्रैक्चर लगाने के बाद उसकी लोड रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, सामर्थ्य। हमने ये बताया कोई भी मटेरियल ले लो, उस पर इतना लोड अप्लाई करना है, तब तक लोड अप्लाई करना जब तक कि वो फ्रैक्चर ना हो जाए, जब तक कि वो टूट ना जाए, और जिस पॉइंट पे, जिस लोड पे वो टूट जाता है, उस लोड का उस मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो होता है उसको हम बोलेंगे उस मटेरियल की स्ट्रेंथ। और हमने एक चीज और बताई कि मटेरियल की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमेशा जो डिजाइन स्ट्रेंथ या फिर जो हम स्ट्रेंथ ले रहे हैं उससे ज्यादा होनी चाहिए। फिर अगली प्रॉपर्टी आती है क्रीप। क्रीप क्या होती है कि इलास्टिक लिमिट के प्रत्यास्थ सीमा में ही रहते हुए किसी भी मटेरियल या किसी भी पदार्थ पर लंबे समय तक जब हम बल को लगाए रखते हैं तो उसकी वजह से मटेरियल में जो भी परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है, तो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को या पदार्थ के इस गुण को हम बोलते हैं क्रीप। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है रेजिलियंस। जैसा कि हमने पढ़ा था कि टफनेस में यानी कठोरपन में फ्रैक्चर तक एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी थी मटेरियल की आफ्टर अप्लाइंग इंपैक्ट लोड, उसको हम बोलते थे कठोरपन। वैसे ही रेजिलियंस में है कि अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक प्रत्यास्थ सीमा तक बल लगाने के पश्चात बल की वजह से उत्पन्न ऊर्जा को बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है मटेरियल को, उस पदार्थ के इस गुण को हम बोलते हैं रेजिलियंस। अगली प्रॉपर्टी थी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या थी कि पदार्थ की बल लगाने के पश्चात तनने का जो गुण होता है, कितना तन सकता है, कितना खिंच सकता है, पदार्थ के इस गुण को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। टेनेसिटी, किसी भी मटेरियल पे के डक्टाइल मटेरियल है उसको हम खींच रहे हैं, तो जिस खींचने के बाद खींचता रहे जो बल लगा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो फ्रैक्चर भी हो जाएगा, तो फ्रैक्चर होने तक लोड को रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं टेनेसिटी। कि ऐसा बल जो किसी भी मटेरियल को खींचने पे उसको फ्रैक्चर होने से बचा रहा है, तो पदार्थ के इस गुण को हम बोलेंगे टेनेसिटी। एक प्रॉपर्टी आपकी और रह गई है, कौन सी रह गई है? इलास्टिसिटी हुआ, प्लास्टिसिटी हुआ, आपकी एक प्रॉपर्टी जो रह गई है वो रह गई है आपकी हार्डनेस। हार्डनेस जिसे बोलते हैं कड़ापन। ठीक है, हार्डनेस क्या प्रॉपर्टी है? कड़ापन। तो यानी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें स्क्रैच करने पे या फिर अब्रेशन अप्लाई, घिसने पर उसमें जो उसके स्क्रैच को और घिसने को रजिस्ट करने की यानी बर्दाश्त करने की या उसको अपोज करने की जो क्षमता होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डनेस। फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में इतना ही, और यहां तक आपकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज, मैंने 10 प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी बता दी हैं।
10 प्रॉपर्टीज क्या थी? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, मैलिबिलिटी, स्ट्रेंथ, क्रीप, रेजिलियंस, डक्टिलिटी, टेनेसिटी एंड हार्डनेस। इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप एक बार वीडियो ना समझ में आए तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आ जाती हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करें जिन्हें भी इस तरह की टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैप्टर में हम अगला चैप्टर लेके आते हैं आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। थैंक यू।